अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुरीदके में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई के बाद तहरीक लब्बैक का एहतजाजी मार्च तो फ़ौरन ही ख़त्म हो गया था और अब मुख्तलिफ शहरों में TLP की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। मगर इस कार्रवाई के बाद से तहरीक लब्बैक के मरकज़ी अमीर साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी पुरअसरार तौर पर लापता हैं और इस हवाले से मुसलसल मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं। जबकि BBC के मुताबिक खुद तहरीक लब्बैक ने लाहौर हाई कोर्ट में मुरीदके में मारे जाने वाले कारकुनों की लाशें लेने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें यह सदा भी की गई है कि TLP के अमीर साद रिजवी को अदालत में पेश किया जाए। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत साद रिजवी की गिरफ्तारी या हिरासत से इनकार करती नजर आ रही है और उनका सुराग लगाने का दावा भी कर रही है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अयाज अकबर यूसुफजई की ज़राए से खबर के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया है। साद रिजवी और अनस रिजवी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक साद रिजवी और अनस रिजवी के जख्मी होने के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। जबकि पंजाब पुलिस ने साद रिजवी के घर पर छापे के दौरान बरामद होने वाली अशिया की तफसीलात जारी कर दी हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक साद रिजवी के घर पर छापे के दौरान करोड़ों रुपए नकद और जेवरात बरामद हुए। 11 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। साद रिजवी के घर से 6 करोड़ 34 लाख रुपए से जायद मालियत का 2 किलो सोना भी बरामद हुआ है। और कल सरकारी ज़राए ने हमें बताया था कि मुज़ाकरात के दौरान TLP इसी सामान को वापस करने का मुतालबा भी कर रही थी। और इसी के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में TLP के तौर कारकुनों के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। लाहौर में 2 दर्जन से ज़ायद मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इन मुकदमात में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की दफ़ा शामिल की गई हैं। जबकि मुख्तलिफ शहरों से TLP के कारकुनों को गिरफ्तार करने का सिलसिला भी जारी है। मुरीदके में दर्ज किए गए मरकजी मुकदमे में TLP के अमीर साद रिजवी समेत मरकजी क़यादत को नामजद किया गया है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब, जिन्हें तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ देने पर 1700 मोबाइल नंबर से धमकियाँ दी गई, जिनमें कत्ल और सरतन से जुदा करने की धमकियाँ शामिल थीं। मगर उनसे पहले बात करेंगे DIG ऑपरेशन, जिन्होंने सारे मामले की निगरानी की। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद है। फैसल कामरान साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी कहाँ हैं? क्योंकि तहरीक लब्बैक की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है अदालत में, उसमें तो उन्हें अदालत में पेश करने की सदा की गई है। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। इसके अंदर आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर ये यहाँ से मुंह के ऊपर एक कपड़ा डाल के निकलते हुए नज़र आया। जैसे ही ये सारा लोगों को इंस्टिगेट करके और ये वहाँ पे फायरिंग और ये तमाम मामलात करके ख़ुद तो वहाँ से किसी गली से बाहर निकल गया। अब उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निकल एविडेंस के साथ बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हुए इसको ट्रेस कर लिया गया। लोकेशंस हमारे पास आना शुरू हो गई, किस किस जगह पे गया, कहाँ ठहरा, किसके पास गया, वहाँ से कहाँ आगे गया, तो वो जगह ट्रेस हो गई। अब इसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको ट्रेस करके आपके सामने कानून के कटहरे में लेके आएंगे। जिन्होंने ये सारी खराबी की, जितनी जानें गई, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, सरकारी इमलाक का नुकसान हुआ, आम लोगों की, राहगीरों की मौत हुई, इसके अंदर इन सब चीज़ों का इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे और बहुत जल्द इसको ये कानून की गिरफ्त में होगा। मगर उनकी तो दरख्वास्त जो अदालत में, उससे लगता है कि वो पहले से ये कह रहे हैं कि साद रिजवी पुलिस की हिरासत में है। क्या वो पुलिस या किसी इदारे की हिरासत में ऑलरेडी हैं, या आप ये कह रहे हैं आपने जो ट्रेस किया है उसके मुताबिक वो अभी भी ऑन द रन हैं? ये अभी भी भागे हुए हैं, किसी पुलिस के पास बिल्कुल नहीं है। हम इनको ट्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है जल्द से जल्द इसको ट्रेस करके सामने लाएं, ताकि ये जितनी खराबी की है इसका ये जवाब दें कि ये क्यों की, किसके कहने पे की, कौन सा एजेंडा था ऐसा जिस पे ये मुल्क में इंतशार फैलाया गया, या तक जवाब लें उनसे हम। मगर क्या उन्हें गोली लगी, वो जख्मी हुए? अगर गोली लगी या ज़ख्मी हुए तो उसके लिए सरकारी अस्पताल हैं। आप बताएं, हम खुद स्टेट खुद इलाज कराएगी उनका। अगर गोली लगी है, ज़ख्मी हुए हैं, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ इनकी रिकॉर्डेड है, हर चीज़ का इनके पास सबूत है, हर चीज़ ये कैमरों के ऊपर रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे चढ़ाते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ है तो दिखाएं ताकि उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। मगर वो ये कह रहे हैं कि जो इसके अलावा उनके लोग शहीद हो गए हैं, उनके मुताबिक उन्हें उनकी मैयतें भी उनके वुरसा के हवाले की जाएँ, और वो मुतादिद कह रहे हैं कि लोग उनके मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। तो क्या पुलिस उनकी डेड बॉडीज़ नहीं दे रही है? सर ये 2016, 17, उसके बाद 20, 21, ये जितनी दफ़ा आपको याद होगा ये सारे प्रोटेस्ट होंगे। बहुत सारों में मैंने खुद ये हैंडल किए हुए हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों में, पिंडी वाले भी और इसके अलावा भी। तो उसके अंदर हमेशा इसी तरह की एग्जैजरेटेड फिगर्स देते थे। अगर हर चीज़ रिकॉर्ड पे है, अगर ये कहते हैं कि इतने 282 और कभी 300 से ज़ायद जितनी अगर ये लाशें कहते हैं, तो वो कोई सबूत दे दें, कोई उसकी तस्वीरें दे दें, कोई चीज़ तो, हर चीज़ तो रिकॉर्ड करते हैं तो वो दें वहाँ पर।
कोई इस तरह की बात नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैजरेटेड फिगर्स बता रहे हैं। महदूद पैमाने पे कार्रवाई बिल्कुल की गई। जिस वक्त सामने से गोली आएगी, जिस वक्त स्ट्रेट फायर होगा, जिस वक्त गर्दनों में पुलिस वालों के गोलियां लगेंगी, जिस वक्त लोगों के सीनों पे पुलिस के जवानों पे, चाहे वो SHO है, उसको गोलियां लगेंगी, तो उसके बाद रियासत आपके ख्याल में खामोश रहेगी? ये मेरे पास इसके शहजाद के बेटे की तस्वीर है। 8 साल का बेटा है, 6 साल की बेटी है, 3 साल का बेटा है उसका। इन बच्चों को हम क्या जवाब देंगे कि ये आपका वालिद, ये जो पुरअमन एहतजाज की बात करते थे लोग, ये उन पुरअमन लोगों ने आपके वालिद के साथ ये किया? मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं उन बच्चों को देने के लिए, उसके वालिद को देने के लिए, उसकी बीवी को देने के लिए। तो ये हमेशा इसी किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं। जी आपने कहा कि आपने माजी में भी इनके जो मुख्तलिफ पोजीशंस में इनके जो एहतजाज 2017 से ज़ाहिर ये कर रहे हैं, बार बार आते हैं, तो माजी में भी यही था पैटर्न जो इस दफ़ा है? आपका माजी का एक्सपीरियंस भी वही था जो इस दफ़ा है? बिल्कुल इसी तरह करते हैं। 2019, 2020, 2021 रावलपिंडी में मैं पोस्टेड था, उस वक्त भी यही चीज़ें थी, वही स्ट्रेटजी है। जिस वक्त ये निकलते हैं उसी वक्त प्राइवेट प्रॉपर्टी फ़ौरन कब्जे में करते हैं, पेट्रोल के टैंकर्स कब्जे में करते हैं, प्राइवेट लोगों का, किसी का ट्रॉली जा रही है, किसी की ट्रैक्टर ट्रॉली है, गाड़ियां हैं, ये छीन लेते हैं उनसे डंडे के ज़ोर पे, कंटेनर्स रोक के खुद सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, अपने गिर्द हिसार बनाते हैं। उसके बाद इस दफ़ा भी वो रिकॉर्ड पे है, मैंने आपको वो वीडियोस भी शेयर की हैं जिसमें ईंटों की ट्रॉली रोकी, उसके बाद बैठ के उनको कूट के उससे पत्थर बनाते रहे छोटे पीस, और वो जो इनके पास डंडे होते हैं उनके ऊपर कील लगे होते हैं, स्लिंग शॉट्स होते हैं गुलेलों से, ये बंटों के साथ। उसके अलावा स्ट्रेट फायर हमेशा होता है। ये हमारा बिल्कुल एक्सपीरियंस है। ये बिल्कुल पुरअमन लोग नहीं है, ये पुरतशद्दुद एहतजाज में बिलीव करते हैं, सरकारी अमलाक को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को निशाना बनाते हैं। 15 की कॉलें ऑन रिकॉर्ड हैं जिसके अंदर लोगों ने फ़ोन करके हमें ये बताया कि ये यहाँ पे इस जमात का एक जत्था आया और उसने मेरी गाड़ी छीन लिया, मेरे साथ बच्चे थे, उन्हें उतार के और हमसे वो गाड़ी छीन के ले गए, पुलिस की मोबाइल छीन के ले गए, LWMC की गाड़ियां हैं, सरकारी महकमों की और गाड़ियां हैं जो वहाँ से, कुछ हमें वहाँ से मिली हैं, शादरा वाले जो पॉइंट था वहाँ से मिली हैं। हमारी मोबाइलें उधर मुरीद के वाले पॉइंट से मिली हैं, जो यहाँ से लेके गए उनके ऊपर चढ़ के सवारी ऐसे करते हैं जैसे मुल्क को फतह करने आए हैं। ये हमेशा का इनका यही तरीक़ेकार है। इसी तरह लॉजिस्टिक सपोर्ट लेते हैं छीन के, खुद को पुरअमन कहते हैं, पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं, हमेशा पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करते हैं। इस जगह पे भी 3 अफराद शहीद हुए, इसमें 334 लोग इंजर्ड हुए, इसमें जहाँ जहाँ पे भी ये एहतजाज करते हुए गए हैं। ये और ये ज़ख्मी होना, मैं आपको एक बात बताऊँ, लोगों को लगता है कि पुलिस की ड्यूटी है, बिल्कुल सर फटा लेंगे और कोई भी इस तरह की चीज़ कर लेंगे और कोई बात नहीं, सर फट गया और ठीक हो गई पुलिस वाले। 60 पुलिस एहलकार तब से लेके अब तक ऐसे हैं परमानेंटली डिसेबल्ड हैं, जिनकी किसी की टांग कट चुकी है, किसी की आंखें ज़ाया हो चुकी हैं, किसी का बाजू नहीं है, कोई परमानेंटली इस तरह की माजूरी में है, किसी का निचला धड़ नहीं काम कर रहा। इनके तो टॉर्चर, जो पुरअमन सो कॉल्ड एहतजाज है उसके अंदर जितना टॉर्चर होता है उसकी मिसालें आप उन 60 लोगों की ज़िंदगियां देख लें। ये ज़ख्मी, सिर्फ ज़ख्मी कह देना, शायद वो जो लोग शहीद हो गए उनके घर वालों को तो कभी ना कभी सब्र आ जाएगा, जो अपने वो माँ बाप जो अपने जवानों को, जो अपने जवान बेटों को और अपने वो पुलिस के कांस्टेबल्स या ऑफिसर्स को वो देखते हैं जिनकी सारी ज़िंदगी उस मजदूरी में गुजरती है, उसका कोई जवाब नहीं है। उनके ज़रूर इंटरव्यू कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि इस पुरअमन एहतजाजों में आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, आपकी ज़िंदगी किस तरह चेंज हुई है। ये कह देना आसान है कि पुरअमन एहतजाज हैं, ये कह देना आसान है कि पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए, 334 ज़ख्मी हो गए, 40 ज़ख्मी हो गए, फ़लाँ टाइम में 26 ज़ख्मी हो गए, फ़लाँ में 15 ज़ख्मी हो गए। इन ज़ख्मियों की हालत ज़रूर चेक कीजिएगा। ये आसान काम नहीं है इस तरह के जत्थों से निपटना, और पंजाब पुलिस ने हमेशा इनके आगे बिल्कुल फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पे इनका मुकाबला किया है, हमेशा किया है, आगे भी इस तरह की कोई चीज़ का मुकाबला हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों पे आप ही के इदारे, द न्यूज़ के आर्टिकल्स मेरे पास मौजूद हैं, ये आप ही ने 2023 के अगस्त में ये आपकी तरफ से आर्टिकल्स हैं, इस पे भी, इस साइट पे भी, जहाँ पे आपके एडिटोरियल्स के अंदर कहा गया स्टेमिंग द स्पाइरल, द राइज ऑफ एन इनटॉलरेंट सोसाइटी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत के ऊपर बात की है कि ये मैनेस ख़त्म होना चाहिए। ये जत्थे जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों वाले जत्थे हैं, जो हमेशा स्टेट को ब्लैकमेल करते रहे हैं और ये तशद्दुद के ज़ोर पे अपनी बातें मनवाते रहे हैं, हमेशा पैक्ट और एग्रीमेंट्स कराते रहे, ये ख़त्म होने चाहिए। आपके इदारे के भी और बहुत सारे और इदारों के भी और हमारी सोसाइटी के जो
इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो समझदार लोग हैं, दानिश्वर हैं, वो हमेशा इस चीज़ पे जोर देते रहे। और इस दफ़ा पंजाब पुलिस ने बिल्कुल इनको बाय फोर्स जहाँ पे वो महदूद कार्रवाई करके इनका धरना बिल्कुल वहाँ से ख़त्म किया है। और इंशाल्लाह उसके बाद जो इन्होंने जो कार्रवाई है उस पर आने से पहले मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो DIG साहब ने TLP के कारकुनों की तरफ से अगर कोई ट्रक है जो कि ईंटें लेके जा रहा है उसे रोककर उससे ईंटें लूटने की या फिर दीगर अमलाक को जलाने की, क्योंकि ईंटों से पत्थर बनाना और ये सारी बातें जो DIG साहब कर रहे हैं, जो हमारे साथ वीडियो शेयर किए हैं, वो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बट DIG साहब, आपने जो 60 पुलिस एहलकार का, मुझे पहले ये बताइएगा कि जो इस तरह जख्मी हुए कि बहुत सारे तो डिसेबल हो गए, और ये आप पिछले 2017 से अब तक के इनके एहतजाज की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये जितने पुराने एहतजाज हैं, जिस तरह मैंने बताया कि लाहौर में सिर्फ 112 लोग ज़ख्मी हुए, जो कीलों वाले डंडे जब सर में लगते हैं तो उसके बाद उसका CT स्कैन करा के उसके दिमाग का भी चेक कराना होता है कि उसका कोई कितना डैमेज हुआ है। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, ये तब से लेके अब तक वो ज़ख्मी हैं। जो आपके लिए कह देना बहुत सारे लोगों के लिए कि वो ज़ख्मी हो गए थे, मामूली ज़ख्मी हो गए थे, ये 60 वो लोग मिसाल हैं उसकी कि ये उनकी ज़िंदगियाँ पूरी बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। वो उस वक्त तो ज़ख्मी थे, आज वो एक डिफरेंट ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसका निचला दर नहीं काम कर रहा, जिसकी टांग कटी हुई है, जिसकी आंखें ज़ाया हो चुकी हैं। आप उसकी ज़िंदगी सोचें, वो ज़ख्मी नहीं है, उनकी वो जो शहीद हुए। जी, ये बहुत अहम बात है ज़ाहिर है। और ना सिर्फ ये रियासत के भी सोचने की बात है कि अगर 2017 से बार बार पुलिस को आगे किया गया, उसके बाद रियासत ने TLP से मुआहदे किए, फिर बाहर आते हैं, फिर पुलिस आगे आती है। बता रहे हैं DIG साहब के 60, और उनका अपना एक्सपीरियंस है कि मुख्तलिफ पोजीशंस में उन्होंने TLP के मुख्तलिफ एहतजाज डील किए हैं। बट नाउ DIG साहब, जो बात है वो ये है कि हफ्ते के दिन क्या ऐसा हुआ, क्योंकि जो TLP का वर्जन है वो ये कि हम पुरम थे, हमने मार्च शुरू तक नहीं किया था, अचानक पुलिस ने हमारे ऊपर धावा बोला। आपका वर्जन है कि आपके 112 पुलिस एहलकार उसमें जख्मी हो गए, जब वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, वो कह रहे हैं वायलेंस भी नहीं कर रहे थे उस वक्त। तो ये क्या हुआ आपके पुलिस का, उनके मुताबिक कि पुलिस ने धावा बोला और फिर आप कहते हैं कि 112 पुलिस एहलकार उसमें जख्मी हो गए? सर, पुलिस ने धावा बोला, जो बात ये कहते हैं, बहुत ये कहने के लिए ये एक रिलीजियस जमात है, लेकिन झूठ का इस्तेमाल बेहतरीन करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छा जानते हैं, लॉजिस्टिक्स छीनना, उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे नहीं पता कि इनको ऑपरेट कौन करता है, कहाँ से ये ट्रेनिंग लेते हैं इस तरह की, कि उसके अंदर जैसे ही यहाँ पे इनके खिलाफ लाहौर में जिस वक्त इनको मना किया गया, इनसे नेगोशिएशंस हुई, मेरी हुई, ज़ाती तौर पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने इनसे बात की कि आप किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं, कौन से फ़लस्तीन के लोग तो खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत सारे लोगों में तो वो सेलिब्रेशन हो रही हैं कि ये 2 साल का मामला अब जाके सेटल होने की तरफ जा रहा है, वहाँ पर तो लोग खुश हैं। अब इसका पॉइंट क्या है, इस एजेंडा बता दें कि इस एहतजाज से हासिल क्या करेंगे आप। 2 साल पहले आप कहाँ सोए हुए थे, 2 साल से आपने कोई एहतजाज क्यों नहीं किए। इन चीज़ों के ऊपर इनसे बात होती रही, इन्हें मना किया गया कि मत करें इस तरह, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप महदूद कर लें। आप लाहौर में हैं, यहाँ पे आपने कोई चीज़ टोकन, अगर वो जिस तरह रैलियाँ निकलती हैं फ़लस्तीन के हक़ में, आप वो करना चाहते हैं कर लें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो इस्लामाबाद जाएंगे, हम अमेरिकन कौंसलेट जाएंगे, हमने तो ये बना लिया है एजेंडा, और जो हम कह देते हैं वो हम कर लेते हैं, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी कि हमेशा से स्टेट झुकती थी आगे इनके। तो वही चीज़ इन्होंने जब ये एहतजाज शुरू कर दिया, यहाँ से चल पड़े, तो उसके बाद वो तशद्दुद शुरू हुआ। वो ईंटों की ट्रॉली, वो PSO का जो साथ वो टैंकर चल रहा था ताकि उसे फ्यूल लेते रहें, वो जो एम्बुलेंसेज इन्होंने रेस्क्यू 1122 की व्हीकल चोरी की थी वो साथ चल रही थी, पुलिस की गाड़ियां, दीगर महकमों की गाड़ियां वो अपने साथ इस तरह चला रहे थे कि जैसे को मुल्क फतह करके आ रहे हैं। ये हमेशा इस तरह की बात करते हैं और झूठ बोलते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं। बहुत सादा लोग हैं इनके जो फॉलोअर्स हैं, बड़े मज़े से इनकी बातों में आ जाते हैं और सुनते हैं कि ये शायद पता नहीं बहुत इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। ये इस्लाम की खिदमत है कि नहीं, मगर इसमें जी, मसला ये ना कि आपने कहा मुज़ाकरात हो रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि उनको ये भी कहा कि अगर आपने रैली निकालनी है तो आप लाहौर में निकाल लें, क्योंकि जो उनका वर्जन है वो ये कि मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरात में पेशरफ्त भी हो रही थी, अचानक हुकूमत की तरफ से गायब हो गए, मुरीद के में हमारे ऊपर क्रैकडाउन किया, लाहौर से मुरीद के तक हम बिल्कुल पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, और फिर मुरीद के में हर तरफ से ब्लॉक करके हमारे ऊपर क्रैकडाउन किया गया, वरना मुज़ाकरात भी हो रहे थे और मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे थे। सर, लाहौर में जो ये पुरअमन थे और लाहौर से निकले थे, तो 112 लोगों की ज़ख्मी होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ही की थी, जहाँ मेरे 112 लोग अस्पतालों में गए, सरों में कीलों वाले डंडे लगे हुए थे, पत्थर पड़े हुए थे, मेरे अपने जिस्म पे बहुत सारे इनके पथराव के निशान हैं, मेरे SP ज़ख्मी हुए हैं इसके अंदर, मेरे DSPs ASP ज़ख्मी हुए हैं। ये 112 लोगों की जो मेरे पास लिस्ट है जो अस्पताल में गए और आए, मैं तो एविडेंस से बात करूँगा। इनके ये तो जिस तरह हवा में एक बात कर देते हैं कि इतनी लाशें और इतनी लाशें हैं, वो कोई
एविडेंस दें ना। मेरे पास तो हर एक की मेयो अस्पताल में जाने की एंट्री है, मेरे पास उनके हॉस्पिटल्स के आने और जाने का रिकॉर्ड है। मैंने तो ये तब बात की जब ये लाहौर में थे, उसके बाद शादरा के ऊपर इन्होंने बेशुमार तशद्दुद किया, और शादरा ब्रिज के ऊपर मेरे पुलिस वालों ने बिल्कुल एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे डायरेक्ट फायर किए इन्होंने। उसकी मिसाल है, हमारे एक ऑफिशियल के गले के अंदर से करीब से बिल्कुल फायर गया है, दूसरी तरफ से निकला है, एक की टोपी के अंदर से गया है। हमें पता लग गया कि अब ये पूरी स्टेट फायरिंग के ऊपर आ गए। हमें स्टेट की तरफ से ऑर्डर्स ये होते हैं, जब भी लॉ एंड ऑर्डर होता है हम एंटी रॉयट की किट पहन के जाते हैं, हाथ में एक बैटन होता है, सर पे हेलमेट होता है, ठीक, और उसके लिए शिन गार्ड्स, और जो हमारा जवान तैयार होता है वो गोली के लिए तैयार होकर नहीं जाता, वो गोली खाने के लिए उसको नहीं भेजा जाता, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाता है। यहाँ पे स्ट्रेट फायर आगे से आ रहे थे, शादरा के ऊपर भी आ रहे थे, उसके बाद आप ये चलते रही कि कौन से पुरअमन एहतजाज था ये, जब बाय फोर्स और ज़ोर से फायरिंग करते हुए जब ये यहाँ से निकले हैं, उसके बाद स्पीड तेज़ की, निकलते गए मुरीद के में जिस जगह पे ये बैठे वो इनका हब है। ये बड़ी स्ट्रेटेजिक जगह देखते हैं जहाँ पे लोकल सपोर्ट इनको होती है, जहाँ पे आसपास के एरियाज़ के अंदर ऐसी पॉपुलेशन होती है जो इनके सपोर्टर्स होते हैं। शेखुपुरा के इस एरिया के अंदर इर्द गिर्द के लोगों ने इनको ला के खाने भी दिए, इनको ला के लंगर भी तकसीम किया। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनको आइडिया होता है कि किस जगह पे ये मैक्सिमम लोग इकट्ठे करते हैं। ये यहाँ से भी पुरतशद्दुद निकले थे, ये उधर जाके तो ये बिल्कुल अपने सेंटर में बैठ के, तो उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस लेवल और था। फायरिंग की हमारे पास तो वीडियोज़ हैं, हमारे पास तो मेरे 17 लोगों को फायर आर्म इंजरीज़ हैं, मेरे पास सबूत हैं इस चीज़ के, हॉस्पिटल की एंट्री है। फायर आर्म जो 48 लोग हम आपको ज़ख्मी बता रहे हैं उसमें से 17 को गन शॉट इंजरीज़ हैं, तो हम तो सबूत के साथ बात कर रहे हैं। ये सबूत लेके आए, ये 282 या 300 या जितने नंबर बता रहे हैं लाशों के, ये आम बात है कि आप कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक भी हर चीज़ की वीडियोस होती है उनके पास, वो भी वीडियो सबूत पेश करें अगर वो ये दावा कर रहे हैं। बट एक सवाल ये पैदा हो रहा है, क्योंकि रियासत पर या तो ये तनकीद होती रहती है कि जी आप जो है रोकते नहीं हैं, चाहे नफरत अंगेज़ी होती रहे, कुछ भी होती रहे, और जब फोर्स का इस्तेमाल होता है तो वो डिसप्रोपोर्शनेट होता है। क्या जो मुरीद के में फोर्स का इस्तेमाल हुआ वो प्रोपोर्शनेट था या डिसप्रोपोर्शनेट था? सर वो बहुत महदूद तरीके से वो किया गया। मुझे आप ये बताएं ना, इस बंदे का क्या कसूर है? ये तो एंटी राइट किट पहन के बैठा ना गाड़ी में, इसको निकाल के गाड़ी से खींच के इसके जो सीने में फायर मारे हैं, इसका क्या कसूर था? शहजाद का क्या कसूर है? उसके बच्चों को जवाब देना चाहिए ना हमें। तो आप कह रहे हैं कि ये इसके अंदर डिसप्रोपोर्शनेट था। जब आगे से फायर आएगा तो फोर्स आगे क्या करेगी? मैं अपने जवानों को खड़ा कर दूं कि आप जाएं, हम गए हैं लड़ने के लिए और हम गोलियां खाएंगे सिर्फ, और इनको कुछ नहीं कह सकते? ये फनेटिक्स हैं, ये बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है। इससे लड़ने के लिए हमें बिल्कुल करना पड़ा, महदूद पैमाने पे हमने यहाँ पे कार्रवाई करनी पड़ी, जितनी ज़रूरी थी उतनी की गई, और बहुत सोच समझ के की, क्योंकि हमें पता था ये पॉपुलेटेड एरिया है, इसके आसपास बहुत सारे घर, बहुत सारे मकान, प्लाजे और रेजिडेंशियल एरियाज थे, तो बहुत सोच समझ के इस पर कार्रवाई की गई। और ये जो डेथ टोल बताते हैं ये एग्जैजरेशन है, कोई सबूत लेके आएंगे तो इसके ऊपर बात हो सकती है। हाई कोर्ट में जाते हैं, फैक्ट्स हम सामने रखेंगे, हम सारी चीज़ें अपनी सामने रखेंगे और बताएंगे कि पुलिस ने क्या किया, इनकी तरफ से क्या हुआ। हमारे पास तो सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। और पुलिस के पास भी इनका जो दावा है उसके मुताबिक कोई पुलिस के पास इनकी कोई डेड बॉडीज नहीं है, इनके लोगों की? सर हमारे पास कोई डेड बॉडीज़ नहीं है। जो अगर किसी अस्पताल में कहीं डेड बॉडी है तो किसी अस्पताल से इतला आ जाती है। बहुत सारी जगहों पे हॉस्पिटल्स हमें पहले मुतला करते हैं, 1122 वाले हमें बताते हैं कि जी यहाँ से हम कोई डेड बॉडी पहुँच गई है, पुलिस आके कार्रवाई करे। हमने इन डेड बॉडीज़ भी अगर आती तो हमारे मुल्क के लोग हैं, हमने को उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एग्जैजरेट करें। जितनी डेड बॉडीज़ वसूल हुई या जो डेथ्स हुई जिसमें कोई रागीर था या जो हमारे पास डेड बॉडीज़ आई उसका हम रिकॉर्ड पर भी लेके आए, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए ये कह देना और मुल्क में एक अनसर्टेनिटी पैदा कर देना, ये बिल्कुल झूठ है। इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़, लोग मुझसे पूछ रहे थे लाहौर में हालात बड़े ख़राब हैं, लाहौर में क्या हो गया, लाहौर में आग लगी हुई है। वो वीडियोस लगा के पूरी दुनिया में ये मैसेज दे रहे हैं। हर जगह यूट्यूब पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे ऐसे चल रहा था लाहौर में आग लगी हुई है। उसी दिन जिस दिन ये मुरीद के वाला ऑपरेशन सुबह में हुआ है, उसके बाद हर तरफ ये फैला दिया गया कि जैसे लाहौर में कोई क़यामत आ गई है। हालांकि थिंग्स एज यूजुअल थी। चंद जगह पे कुछ गुमराह टोले निकले, रास्ता बंद करने की कोशिश की, हमने खुलवा दिया। इसी तरह पंजाब के दीगर जगहों पर भी ऐसे हुआ। फौरी तौर पर
रोड्स क्लियर कर दी। आज का दिन बिल्कुल थिंग्स एज यूजुअल चली, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी। ये सिर्फ इंतजार फैला रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पता नहीं मुल्क में तबाही है, और ये एजेंडा दुश्मन का हो सकता है, ये मुल्क में रहने वाले किसी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली किसी जमात का नहीं। जब आप कह रहे हैं कि आगे भी कार्रवाई होगी, अदालत में भी सबूत रखे जाएंगे, अब जाहिर है आप क्योंकि 2017 से डील कर रहे हैं, आप कहते हैं कि 60 पुलिस वाले हैं जो मुस्तकिल तौर पर डिसेबल हो गए हैं। अब भी आप कह रहे हैं कि जो आपके मातहत 112 पुलिस वाले थे वो जख्मी हुए, मगर हुआ यह है माजी में भी कि ये सब हुआ, पुलिस वाले जख्मी हुए, फिर रियासत ने सरेंडर किया और मुआहदा कर लिया। क्या इस दफ़ा आप लोगों को ये कम से कम यकीन दहानी कराई है हुकूमत ने, रियासत ने, कि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और उसके लिए इनफ एविडेंस मौजूद है जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये जितने लोग हैं, इस दफ़ा तो एक नुकसान जितना हुआ जानी भी और इसके अंदर माली भी, उसकी तो कोई हद नहीं है ना। मेट्रो के स्टेशन जला देना, ऑरेंज लाइन के स्टेशन तबाह कर देना, उनके ऊपर फिर के वीडियोस बनाना, ये सारी चीज़ें, उसके बाद जो जानी नुकसान है उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। हर दफ़ा ये होता रहा है, हर दफ़ा हमने ये देखा है। और आपने देखा होगा कई जगह ये पीछे पीछे फिर रहे हैं और पुलिस आगे भाग रही होती थी। वो क्या वजह थी? वो यही वजह थी कि शायद उनके जहन में ये होता था कि हम इनसे लड़ेंगे भी और ये हमें मार देंगे, ये टॉर्चर करेंगे, ये अगवा करेंगे। मैं 2020 वाले नवंबर में हमारा डीएसपी अगवा हो गया था, उसे बाद में वहां से लेके आए थे टॉर्चर्ड। उसके बाद बड़ा अरसा अब वो रिटायर हो चुके हैं काजमी साहब, अब वो उसके बाद भी ये इन्होंने टेरराइज किया हुआ था। उस पे पुलिस को लगता है कि शायद अगर इनके हाथ आ गए ये इतना टॉर्चर करके मार देंगे और उसके बाद एंड क्या होगा कि शायद इनको एक आम माफ़ी मिल जाएगी जिससे हमेशा मिलती रही। बिल्कुल हमें ये यकीन है कि इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। ये वंस एंड फॉर ऑल अगर स्टेट का रिजॉल्व है कि ये मैनेज ख़त्म होना है, ये बिल्कुल इंशाल्लाह इस दफ़ा ख़त्म होगा। बहुत शुक्रिया। डीआईजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं अगर स्टेट का रिजॉल्व है कि वो ख़त्म होगा तो फिर ख़त्म होगा। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब हमारे साथ डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया कि वो पहले भी 2017 से लेकर टीएलपी के मुख्तलिफ जो एहतजाज हैं उसमें जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। 60 ऐसे पुलिस अफसरान हैं जो मुकम्मल तौर पर उन्होंने बताया कि डिसेबल हो चुके हैं इन एहतजाजों में, और रियासत ज़ाहिर है बार बार सरेंडर कर देती है। रियासत ने इस दफ़ा फ़ैसला क्या किया है? क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर में दावे बड़े बड़े होते हैं शुरू में और आखिर में मुआहदा हो जाता है और फिर बात ख़त्म हो जाती है। किस तरह आगे बढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब जब से ये हुकूमत बनी है और इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो मोहसिन रज़ा नकवी साहब और ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब आए हैं, तो उसके बाद 2 अटैम्प्ट हुई हैं इनकी इस तरह के मार्च की। और हमेशा जब भी इन्होंने कोई मार्च किया है तो उस पर इनको एग्रीमेंट हुकूमत ने इनसे किया और कई दफ़ा एग्रीमेंट की जो बहुत सारी टर्म्स थी वो वाकई डीआईजी साहब की बात ठीक थी कि वो बिल्कुल रियासत के लिए कोई अच्छा बात नहीं थी, उसमें इस तरह की चीज़ें शामिल की गई थी। इस दफ़ा 2 दफ़ा कोशिश की। पहली दफ़ा भी इनकी टाइमिंग इंडिया पाकिस्तान के जंग के दौरान 1 मई की थी। उस वक़्त भी इन्हें कोई एग्रीमेंट नहीं बल्कि एक अनाउंसमेंट की गई जिसमें कोई ऐसी बात शामिल नहीं थी जो कोई रियासत करते हुए रियासत का तासर ना आए। और उसके बाद ये दूसरा टाइम है, इसकी टाइमिंग भी कमाल थी कि एक साइड पे अफ़गानिस्तान और गज़ा अमन हो चुका था, सैलाब आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद एनीवे इसमें भी इस तरह की इनकी कोई डिमांड जो है उसको मीट नहीं किया गया। और ये फर्म फैसला है पाकिस्तान की रियासत का कि हमने आगे बढ़ना है, पिछली कमी कोताहियों से सीखना है, रेड लाइन है, जत्थों की ब्लैकमेल नहीं होना, इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले और सियासत में तशद्दुद लेके आने वाले वो 9 मई 26 नवंबर हो या वो फिर इनके धरने हों टीएलपी के, वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हैं, उनको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और इस दफ़ा इनकी जो ये हुआ है इस पे कार्रवाई उसी तरह होगी जैसे 9 मई पे हुई थी। इनके भी आपको केसेस के फैसले होते हुए और रिज़ल्ट निकलते हुए आपको इंशाल्लाह ताला नज़र आए। 9 मई की जब आप मिसाल दे रहे हैं तो फिर खदशात पैदा हो जाते हैं कि क्या इस मामले के ऊपर रियासत संजीदगी से कानूनी तरीके से आगे बढ़ना चाहती है? क्योंकि 9 मई के बाद तो मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि 9 मई के बाद हुआ ये कि जो कारकुन मुलविस नहीं भी थे उनके खिलाफ भी मुकदमात बन गए। फिर जो इस्तेमाल होता है ताकत का और कानून का
वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, फिर वो कारकुन जो मासूम थे वो भी पिसे। तो क्या ये करने जा रहे हैं? क्योंकि फिर इस तरीके से हो ना कि जिसने जुर्म किया हो उसी को सजा दी जाए, उसी के खिलाफ मुकदमा हो, ताकि नजर भी आए कि इंसाफ हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह होगा, इसमें कोई कमी कुताही नहीं होगी। जिन्होंने किया है और जिन्होंने करवाया है, जिन्होंने लीड किया है, इन सबको ये भुगतना पड़ेगा। हमारे लोग जो हैं उनके निकाल के गोलियां मारी गई हैं, हमारे दर्जनों लोग जो हैं वो गोलियों से ज़ख्मी हैं। एक अफसर जो शहीद हुआ है उसे कई दर्जन गोलियां लगी हैं और उसके बाद कई इमलाक को नुकसान हुआ है, राहगीर हलाक हुए हैं। और इससे पहले हर ऑप्शन जो है इन्हें दी गई। ये कहते हैं कि इनसे मुज़ाकरात नहीं किए गए, इनसे बैक डोर चैनल से इनको पूरा मौका दिया गया। पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासी और मजहबी रहनुमा को इन्वॉल्व रहे और उसके बाद उनको भी इन्होंने डिच किया, उनको भी इन्होंने शर्मिंदा करवाया। उनकी जो उनसे कहा वो पूरा नहीं किया गया। 2 दिन के लिए जब ये रुके रहे, इन्हें वापसी का रास्ता दिया गया। उसके अलावा इनके बच्चे, ख़वातीन जो गिरफ़्तार थे वो छोड़े गए। जो इनकी डिमांड इंटरेक्ट आई, अगर आपको वो पता चलें शाहजेब, तो आप हैरान हो जाएं कि उसमें फ़लस्तीन के बारे में कोई डिमांड नहीं थी। उसमें थे जो हमारे पैसे आपने ज़ब्त किए हैं वो वापस कर दें, हमारे सरकारी जगहों पर हमारे मौलवी हज़रात जो हैं इनके वो रखे जाएं, फिर इनके बहुत सारे कुछ लोग जो हैं उनको सज़ा हुई है क्रिमिनल केसेस में, कत्ल और बाकी मामलात में, उनको वो छोड़ा जाए। ऐसे सारे मुतालबात थे और कोई ये दूसरा मुतालबा नहीं था। मुज़ाकरात से और ये ख़ुद आगे पीछे हुए, लोगों को टाइम देते रहे कि आज हम करते हैं, अभी करते हैं, ठहर के करते हैं। वापसी का रास्ता दिया गया। हर वो कोशिश की गई कि ये खून खराबा ना हो, लेकिन जब एजेंडा ही ये हो कि आप कफन बांध लें, और कफन किसके खिलाफ बांध रहे हैं? जिन्होंने गज़ा पे अमन करवाया है, जिनके गज़ा में अमन करवाने में रोल प्ले किया है, जिन्होंने जो पाकिस्तान की जंग इस वक्त दोनों बॉर्डर्स पे लड़ रही है, वो हुकूमत, वो मशरक़ भी और मगरब भी, यानी अफ़गानिस्तान ने हमला किया तो इन्होंने अपना धरना कॉल ऑफ नहीं किया। और इसी तरह ये वो जो ये कफन बांधने वाली बात, लोगों को इमोशनल कहना कि जी हमारे लोग मारे दिए गए हैं, हमारा फलां कर दिया गया है, और दूसरी साइड का नैरेटिव क्योंकि नहीं आ रहा था। मैं आप समेत बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बड़ी हिम्मत करके ये काम किया है। और इंशाल्लाह ताला ये जो बात बार बार दोहराई जा रही है, इसमें हम बड़े क्लियर हैं, रियासत क्लियर है। अगर रियासत क्लियर है, किस्म की अगर रियासत क्लियर है तो मसला यह है कि रियासत जब भी तहरीक लब्बैक एहतजाज के लिए निकले, तोड़ फोड़ करे, अमलाक जलाए, उसी के लिए रियासत संजीदा है। क्योंकि उससे पहले जिस तरीके से तहरीक लब्बैक या दीगर लोगों की तरफ से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के खिलाफ फतवे दिए जाते हैं, उनको तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर किसी को ज़िंदा जला दिया जाए, किसी को मारा जाए, थाने तक में घुस जाते हैं। इसके अलावा जो अक़लियतें हैं उनकी इबादत गाहों पर ये हमले करते हैं। तो जब ये नफ़रत अंगेज़ी हो रही होती है, मोबाइल पर धमकियाँ दी जाती हैं, जिसमें मैं आपके ऊपर को जो धमकियाँ दी गई हैं उनके ऊपर भी आऊँगा, तो रियासत ने अगर फ़ैसला किया है तो फिर उसी वक्त के लिए क्या है कि जब सड़कों पर आएंगे तो निमट लेंगे, या रियासत ने इस मुआशरे को ठीक भी करने का फैसला किया है जिसमें इतना एक्सट्रीमिज्म आ गया है जिसकी रियासत खुद भी जिम्मेदार है? देखिए, अफसोस की बात यह है कि जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान था पहले 20 नुकात पे, और उसके बाद ये 14 नुकात पे, जिस पे तमाम पार्टियां मुत्फिक हैं, और ये पीटीआई के दौर में ये 20 से 14 पॉइंट किए गए, उनमें जो आप बात कह रहे हैं उस पर अमल होना था, और उस पर अमल हो सकता है जब सियासी फोर्सेस और तमाम सूबाई हुकूमतें एक बयानिए के साथ पूरे मुल्क की हुकूमतें खड़ी हों, सियासी क़यादत खड़ी हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप देख लें, कल से पीटीआई के जितने अकाउंट्स हैं वो इस वक्त सिंपैथाइज़र हैं, बड़ा नरम गोशा, बल्कि इसको उभार रहे हैं इस सारी चीज़ को जो टीएलपी ने किया, और जिस तरह के हमला कर दो, मार दो इनको। तो सो बात ये है कि जब तक हमारी कौमी क़यादत जो कि दावा करती है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह बाकी हुकूमतें मिल के नहीं करेंगी, तो इस तरह की नफ़रत और जो वाक़यात आप कह रहे हैं उनको रोकना मुश्किल होगा। मगर
इसको रोके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है जिसमें पाकिस्तान में इस्लाम से हटकर कोई कवानीन नहीं है, इस्लामी हुकूमत है, अदालतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन का हलफ लिया है। तो ऐसे में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लोग अपनी अदालत लगाएं या अपने फैसले करें, अपने फतवे दें और अपनी जहाद के ऐलान करें। मतलब अगर जब ज़ाहिर एक वफाकी वज़ीर ये हिम्मत यहाँ तक पहुँचती है ना, क्योंकि पहले सहाफ़ियों के साथ हो चुका, सेनेटर के साथ हो चुका, फैसल ज़वारी साहब के साथ, अब आपको आपने मौक़िफ़ दिया क्योंकि हुकूमत में और कोई मौक़िफ़ दे नहीं रहा था। और ज़ाहिर है इससे भी पता चलता है कि जत्थों को कितना मजबूत कर दिया गया है साल हर साल से, कि कोई हुकूमती वज़ीर पंजाब की तरफ से कोई मौक़िफ़ उस तरीके से सामने नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और जब आपने दिया तो आपको धमकियों का सामना करना पड़ा। कल हमने रिपोर्ट किया, आपने जो हमारे साथ एविडेंस शेयर की थी, 1700 लोगों ने आपको सरतन से जुदा और क्या क्या धमकियां नहीं दी। तो क्या करेगी रियासत के इतनी हिम्मत ना आए जत्थों में कि इस तरीके से वफाकी वजीर को धमकियां दे रहे हो और फिर नीचे तक किसी सहाफ़ी को या किसी भी आम शख्स को धमकियां दे रहे हो और उस पर तौहीन के इल्ज़ामात लगा रहे हो, उसे सरतन से जुदा करने की धमकियां दे रहे हो। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। वफाकी वज़ीर या मेरी ज़ात से पहले हमारे लिए तो वो सिपाही जो इसमें ज़ख्मी हुए, जो शहीद हुए, जिन पर हमलावर हुए, वो रियासत जिस पे ये हमलावर हुए उसको कानून के मुताबिक इनको डील करेंगे। और इसके लिए साइबर क्राइम, FIA, पुलिस, सारे अदारे एक्टिव हैं और इसमें तकरीबन कोई 2800 के लोगों को सफ़र से रोकने के लिए रिकमेंडेशन आई है। इसी तरह बहुत सारी जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं और थ्रेट दिए जा रहे हैं और फतवे दिए जा रहे हैं। फेक न्यूज़ देखें, ये उसी तरह फैलाई जा रही हैं जैसे 26 नवंबर में था कि 1000 कितने हलाक हो गए, फिर 200 कितने हो गए, फिर 300, 150 और उसके बाद निकला कुछ और। इसी तरह अब भी किया जा रहा है। तो इन तमाम पर इस वक्त कार्रवाई जो है तमाम अदारे अपने अपनी डोमेन में कर रहे हैं। और ये कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही कि ये वक्ती है। इसमें जो बैरून मुल्क, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, उनके पासपोर्ट्स और उन मुल्कों के वीज़े उनको भी लिखा जाएगा कि, और पहले भी TLP के सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो डिपोर्ट किए गए हैं सऊदी अरब से। तो ये अपने मुल्क में नहीं, दूसरे ममालिक में भी जाके मुल्क का नाम और दीन का नाम ख़राब करते हैं। यानी आप देखें, सऊदी अरब को भी जैसे मुल्क, इस्लामी मुल्क को भी इतराज़ रहा इनके वहाँ सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट में। तो इस वक्त हुकूमत के तमाम अदारे, वो कोई सहाफ़ी के अगेंस्ट हो, किसी पॉलिटिशियन के, हुकूमत के अगेंस्ट, और सबसे ज़्यादा जिन्होंने रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करनी है वो पुलिस वाले जो सबसे फ्रंट लाइन है, उन तमाम जो कुछ हुआ है कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। अकाउंट्स ब्लॉक होंगे, इनके सफ़र पे पाबंदियाँ हों, इन पे मुकदमे हों, इनके गिरफ्तारियाँ हों, आपको हर आने वाले दिन में एविडेंस के साथ ये आपके सामने पेश किए जाएंगे। और जो आपको जो धमकियाँ दी गई उस हवाले से कोई ट्रेस हो सका? जी बिल्कुल, उस पर भी कार्रवाई इनिशिएट की गई है और उस पर बहुत सारी अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ऑपरेट किए जा रहे हैं। और अब हम सबसे पहले तो इन्हें वार्न किया है और उसके बाद ये पूरी एक कैंपेन है, मुनज़्ज़म कैंपेन है। आप ये देखें कि भी नंबर देना, फिर वहाँ उसको आगे जज्बाती अपने कारकुनों को करना, और क्योंकि ये माजी में करते रहे हैं और माजी में होता ये रहा है कि इनके नरम रवैये की वजह से रियासत के ये यहाँ तक आए हैं और बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है। लेकिन इस दफ़ा मैं आपको कहूँ कि मेरे से ज़्यादा वो सिपाही और वो फ्रंट लाइन जिन्होंने इस रिट को कायम करना है, वो अदारे, वो सहाफ़ी, वो राय रखने वाले लोग, सब के लिए आपको नज़र आएगा कि अब ये कोई किसी को ब्लैकमेल या किसी को ये थ्रेट नहीं कर सकेंगे। साहब, एक तरफ से ज़ाहिर आपकी तरफ से आप एक बड़े एतमाद से बात कर रहे हैं, मगर आपका भी अपना भी माजी का एक्सपीरियंस कोई अच्छा है नहीं। एहसन इकबाल साहब थे वज़ीर दाखिला, उन्होंने पोजीशन ली, गोली लगी, रियासत ने मुआहदे कर लिए। और जब इमरान खान साहब खुद हुकूमत में थे तो इमरान खान साहब ने इनके जत्थों के ख़िलाफ़ बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली थी और बहुत सख्त तनकीद किया करते थे वो भी, मगर फिर मुआहदा हो गया। तो आप जब ये कह रहे हैं तो यकीनी तौर पर कह रहे हैं, तजर्बा आपको आपका भी पता है क्या? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ में एक मदरसे में जब वो बात कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, उन पे जूता फेंका गया,
स्याही उंडेली गई, ख्वाजा आसफ पे उस वक़्त के वज़ीर दाखिला पर गोली चलाई गई। और इसी तरह मैंने कहा ये होता रहा है क्योंकि रियासत झुकती रही है। मगर इस हुकूमत में इस दफ़ा 2 दफ़ा इन्होंने कोशिश की है, कोई एग्रीमेंट इनसे नहीं हुआ और कोई हुकूमत और रियासत ने फ़ैसला किया है कि वो झुकेगी नहीं, रियासत रियासत होगी। और कोई आप मजहबी गलत तौर पे लोगों को जज्बात बढ़ा के और अपने ज़ाती मकासद या किसी ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आप ये अंदाज़ा करें कि सिर्फ़ एक सर्च में 12 करोड़ रुपया कैश और 6-7 करोड़ रुपया आप के सोने जेवरात और घड़ियाँ कितनी 70 के करीब घड़ियाँ, ब्रांडेड घड़ियाँ। आप ये अंदाज़ा लगाएं इतने ये सब कुछ जो ये कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी ज़ात को उसका फ़ायदा था। और दीन हम देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं कि जिसकी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में कोई कमी हो। और लोग कहते थे कि मैंने कफन बांधा है और कफन बांधने वाले उसके बाद मुजाहरे में नज़र ही नहीं आए, अपने कारकुनों को भी छोड़ के चले गए, कहाँ गए अभी तक नहीं मिल रहे। तो बात यह है कि इस तरह की कोई चीज़ जो है इसने हमारे मुल्क को भी नुकसान दिया है, दीन को नुकसान दिया है। और ये दोनों चीज़ें हमें कबूल नहीं है। हमारा दीन, हमारा मुल्क और रियासत जो है ये सबसे पहले है। और रियासत ने अब फैसला कर लिया है कि वो पिछली जो भी कमी कुताहियाँ थी उसको रेक्टिफाई करेगी, रियासत रियासत नज़र आएगी। मगर ताजर साहब, मुज़ाकरात कामयाब क्यों ना हो सके? क्या ऐसी डिमांड थी उनकी जिनको हुकूमत मानने को तैयार नहीं थी? देखिए, उन्होंने अपने पैसे और अपने घर से जो कैश और जो अपना मिला है, सोना मिला है, जो घड़ियाँ जो वो उस पर बड़ा ज़ोर था। और उनका ज़ोर था कि उन्होंने जो वायलेंस की है, जो उन्होंने कुछ वहाँ किया है, उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए। और इसी तरह कुछ लोग जो इनके सज़ा याफ्ता हैं किसी मुकदमात में, जिसमें 302 के मुकदमे भी हैं, उनसे रहाई मांग रहे थे। और इसी तरह क्या कहते हैं, एक गैर मुबहम सा ये भी कोशिश करते थे कहने की कि हमारा जो ख़र्चा आया है इस मार्च पे वो भी हमें दे दिया जाए। तो ये मुतालबात थे और इसमें फ़लस्तीन दूर दूर तक नहीं था। गज़ा के बारे में कि कोई कहा हो कि कोई वहाँ कोई गज़ा भेज दें, वहाँ कोई दवाइयाँ भेज दें, वहाँ कोई और कोई ऐलान कर दें, ऐसी कोई बात मुतअद्दिद डिफरेंट बैकडोर चैनल्स पे इन पे बात। और आखिरी बात इनसे रात 3 बजे तक होती रही। लेकिन ऐसी कोई मुतालबा फ़लस्तीन, गज़ा के बारे में, दीन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान पे होने वाले हमला, अफ़गानिस्तान या सैलाब के बारे में कोई चीज़ नहीं थी। अपने सेल्फ सेंटर्ड क़यादत की चीज़ें थी। और इनकी जो टीम आती थी बातचीत के लिए, वो कई दफ़ा वापस इसलिए नहीं जाती थी, वो कहते थे कि वो हमारे पास इधर आपके पास करने को जवाब नहीं है, और उधर जाते हैं तो वो बात करने नहीं देते। और वो भी काफ़ी ख़ाइफ थे अपनी इस क़यादत से, और वो कहते थे मजबूरी बताते थे। तो ये जो मुतालबात हैं ये तो आप बहुत बड़े, मैंने आपको बताया बहुत बड़ी मजहबी सियासी पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत को भी इन्होंने डिच किया, उन्हें भी शर्मिंदा किया, क्योंकि उनसे जो मुआहदा बात की उन्हें उस पर अमल करने की बजाय उससे मुकर गए। बहुत शुक्रिया सेनेटर तलाजोई साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमा गज़ा में अमन कायम होने का जश्न मना रहे हैं। इसी सिलसिले में कल मिस्र में एक अहम बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। ताहम ये बात काबिल गौर है कि फ़िलहाल जंगबंदी के पहले मरहले पर ही अमल दरामद शुरू हुआ है और यरगमालियों की रिहाई समेत इसराइली फोर्सेज एक मुकर्ररा हद तक गज़ा के इलाकों से पीछे हट गई हैं। ताहम वो अब भी गज़ा के एक बड़े हिस्से का कंट्रोल रखती हैं, जबकि अगले मराहिल पर मुज़ाकरात अभी बाकी हैं। ऐसे में अब ये तफसीलात भी सामने आई हैं कि किस तरह अमेरिका ने आखिरी लम्हात में हमास को जंगबंदी के पहले मरहले पर इत्तफाक करने के लिए राज़ी किया। मौजूदा सूरत हाल के तहत जंगबंदी के पहले मरहले में हमास ने तमाम जिंदा इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया है, जबकि इसके बदले में इसराइल ने तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद कर दिया है। ताहम इसराइल ने तकरीबन 154 सियासी कैदियों को गज़ा वापस भेजने के बजाय एक तीसरे मुल्क में मुल्क बदर कर दिया। कल पहले हमास ने 20 जिंदा यरगमालियों को 2 मराहिल में रिहा कर दिया और 28 मुर्दा यरगमालियों में से 4 की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी, जबकि बाकी लाशों को आइंदा दिनों में वापस किया जाएगा। इसके बदले में इसराइल ने भी 7 अक्टूबर 2023 के बाद गज़ा से बगैर किसी इल्ज़ाम के हिरासत में लिए गए 1700 के करीब फ़लस्तीनी कैदियों और तवील अरसे से जेल काट रहे तकरीबन 250 सियासी कैदियों को छोड़ दिया। लेकिन इन सियासी कैदियों में से तकरीबन 154 को मिस्र डिपोर्ट कर दिया गया है।
इस सारी सूरत हाल में कल गजा से फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बाद जज्बाती मनाजिर सामने आए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, अहम सियासी डेवलपमेंट हुई है उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हल्फ के मामले पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौमुंतखब वज़ीर आला से बुध के दिन 4 बजे तक हल्फ लें। अगर गवर्नर ने हल्फ ना लिया तो उसी दिन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पहले 8 अक्टूबर और फिर 11 अक्टूबर को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस्तीफ़ा भिजवाया और फिर 13 अक्टूबर को असेंबली में खिताब करते हुए भी इस्तीफ़े का ऐलान किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नए वज़ीर आला का इंतखाब हुआ और सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। 90 अरकान असेंबली ने इमरान खान के नामजद करदा सुहेल आफरीदी को वोट देकर खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला मुंतखब किया। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला तो मुंतखब हो गए, मगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अब तक हल्फ नहीं लिया है। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला के हल्फ से मुतालिक दरख्वास्त दी थी, जिस पर कल समाअत हुई और चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए थे कि गवर्नर की राय है, गवर्नर की राय आ जाए तो फिर इस पर हम कुछ कर सकते हैं, और समाअत मुलतवी कर दी थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल अजीज़ के मुताबिक आज समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर सरकारी दौरे पर गए हैं, कल 2 बजे वापस आएंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सवाल किया कि गवर्नर ने हल्फ के बारे में क्या कहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर ने इस्तीफे की मंजूरी के लिए अली अमीन गंडापुर को बुलाया है। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने पूछा, आप ये बताएं कि गवर्नर ने रजामंदी जाहिर की है हल्फ बर्दारी के लिए या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर को आने दें, वो फैसला करेंगे, और गवर्नर ने आमिर जावेद को दलाइल के लिए नामजद किया है। आमिर जावेद एडवोकेट ने कहा कि गवर्नर के लिए इंतजार कर लें, कल तक वो आ जाएं तो सब हो जाएगा। नए वज़ीर आला के आने तक पुराना वज़ीर आला दफ्तर चलाएगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, वो तो तब होता जब इलेक्शन ना हुआ होता, यहाँ तो इलेक्शन हो गया है। दीगर जमातों ने भी वज़ीर आला के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। आमिर जावेद ने कहा कि कल गवर्नर जब आएंगे तो हो सकता है वो इस्तीफ़ा मंजूर कर लें और हल्फ ले लें। हुकूमत के पास जहाज़ भी है, अगर जल्दी है तो जहाज़ भेज दें, वो रात को आ जाएंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सवाल किया कि क्या गवर्नर पब्लिक फ्लाइट से आता है। आमिर जावेद एडवोकेट ने जवाब दिया कि जी, गवर्नर पब्लिक फ्लाइट से सफ़र करते हैं। समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर ने कल असेंबली फ्लोर पर इस्तीफ़े का एतराफ़ किया। अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहले सुहेल आफरीदी को वोट दिया और गवर्नर ने दस्तखत पर एतराज़ किया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जब अली अमीन गंडापुर ने खुद तस्लीम कर लिया तो दस्तखत की बात ही नहीं रही। चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें, अब वक्त की ज़रूरत है कि वज़ीर आला हल्फ ले और सूबा चलाए। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि जब नया वज़ीर आला मुंतखब नहीं हुआ हो तब तक पुराना वज़ीर आला दफ्तर चला सकता है। अब तो वज़ीर आला मुंतखब हो गया, एक मिनट अब कीमती है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि चीफ जस्टिस अहकामात जारी करें। किसी को हल्फ लेने के लिए गवर्नर ने अपना इरादा जाहिर किया है कि वो हल्फ नहीं लेंगे, हम आपके फैसले का यहाँ पर इंतजार करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि कल हमने आपको सुना लेकिन गवर्नर का मौक़िफ़ नहीं था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज गवर्नर का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। आइन में कहीं पर यह नहीं लिखा कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर होगा। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि गवर्नर को खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें और गवर्नर साहब खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी पूरा करेगा और जो भी अदालत का हुक्म होगा पे अमल दरामद जरूर करेगा। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूँगा, आइन और कानून पर अमल करूँगा। आज खैबर पख्तूनख्वा पहुँच जाऊँगा और मेरा जो आइनी फ़र्ज़ है वो अदा करूँगा। चेयरमैन साहब की हिदायत पर अब क्या अमल करेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया था। आज रज़ा रब्बानी साहब ने जो गज़ा के बच्चों पे किताब लिखी हुई थी ये भी थी और आज खत्म हो गई। स्पेशल प्लेन नहीं होता, गवर्नर के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की CM सिंध को के लिए और हम जाएंगे और जो भी आइन हमें इजाजत देगी उसको फॉलो करेंगे। तो आप आज ही खैबर पख्तूनख्वा पहुंचेंगे CM साहब के जहाज पर? इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुंचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम फे के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने भी वज़ीर आला की तैनाती को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ और दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो गया। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब का अमल गैर कानूनी और गैर आइनी है। सुहेल आफरीदी के बतौर वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को कलअदम करार दिया जाए, मगर अब नज़र आ रहा है कि कल सुहेल आफरीदी बाकायदा तौर पर हल्फ लेकर वज़ीर आला का चार्ज संभाल लेंगे। मामला कहाँ जाएंगे, सबकी नज़र इस बात पर है। आज के प्रोग्राम में इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।